हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जीवों में श्वसन। तो हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक दिया रहेगा, जहां से जाकर के आप उसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर जानते हैं। ठीक है, तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है कि कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें लेता है, क्यों लेता है ये आपको बताना है। इसका आंसर करेंगे कि कोई भी धावक को दौड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो अत्यधिक ऑक्सीजन के द्वारा पूर्ति की जाती है, इसलिए दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें लेता है। अब इसको चलिए समझाते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, कहने का इसका क्या मतलब है कि जब कोई दौड़ने वाला व्यक्ति होता है, धावक होता है, जब आप भी दौड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ देर दौड़ने के बाद आपकी सांसें तेज हो जाती है, यानी आप गहरी सांस लेने लगते हैं, लंबा लंबा सांस लेने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप दौड़ते हैं तो आपके शरीर थकता है। थकता कहने का मतलब आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है? तो ये ऑक्सीजन के साथ जो आपके शरीर के अंदर भोजन है वो टूटता है और वो ऊर्जा को क्या करता है? प्रदान करता है हमारे शरीर को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है या ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी पूरी करने के लिए इंसान क्या करता है? वो तेजी से या जोर जोर से क्या करता है? सांस लेने लगता है। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहा गया है कि वायवीय अथवा या वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। यानी वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में समानताएं, यानी दोनों में क्या समानताएं हैं। तो नंबर 1 में लिखेंगे कि दोनों श्वसन में ऊर्जा मुक्त होता है, यानी दोनों जो श्वसन है वायवीय और अवायवीय श्वसन, दोनों श्वसन में किसके कौन बाहर निकलता है? तो ऊर्जा शरीर से बाहर होता है, यानी ऊर्जा शरीर को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, यानी दोनों में जो उत्पाद के रूप में निकले वो कौन निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। और दोनों में भोजन का विखंडन होता है। विखंडन का मतलब होता है टूटना या पचना, टूटना या पचना, यानी दोनों में भोजन टूटता है या पच जाता है। अब आइए हम दोनों में अंतर देखते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर निम्नलिखित है, जिसमें एक तरफ आप लिखेंगे वायवीय श्वसन और एक तरफ लिखेंगे अवायवीय श्वसन। देखिए, वायवीय श्वसन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वायवीय श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगा तभी ये श्वसन की क्रिया संपन्न होगी। लेकिन अवायवीय श्वसन में ऐसा नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ये क्रिया हो जाती है, यानी श्वसन हो जाता है। ठीक है, वायवीय श्वसन की बात करें तो इसमें भोजन पूर्ण रूप से विखंडित होता है, यानी पूर्ण रूप से ये टूट जाता है, पच जाता है। जबकि अवायवीय श्वसन की बात करें तो इसमें आंशिक रूप से विखंडन होता है, यानी भोजन का आंशिक रूप से टूटना होता है। ये आपके अवायवीय श्वसन का दोनों तरफ डिफरेंस है और अवायवीय श्वसन का, यानी हमने वायवीय और अवायवीय में दोनों में अंतर आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जिसमें कहा गया है कि जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। इसका आंसर करेंगे कि जब हम अंतःश्वसन करते हैं। अभी अंतःश्वसन का क्या मतलब होता है? अपने शरीर के अंदर का श्वसन, यानी शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाना। तो जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो धूल के कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नासा गुहा का क्या मतलब होता है? नाक का जो दोनों छिद्र होता है, इससे जो हवा हमारे शरीर के अंदर जाता है, इसकी बात की जा रही है, इसे नासा गुहा का नाम दिया गया है। तो हमारे नासा गुहा में उपस्थित क्या होते हैं? रोमो होते हैं। रोमो कहने का मतलब बाल, जिसको आप देखे होंगे आपके नाक में भी होंगे बाल। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग सांस लेते
हैं तो जो धूलकण होता है हमारे नाकों में फंस जाता है, और फंसता है कहाँ पे, तो इन्हीं बालों में। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण जो होते हैं नासा गुहा से पार चले जाते हैं, यानी कभी कभी ये जो धूलकण है वो नाक के बाल में न फंस करके सीधे नाक के अंदर चले जाते हैं, और जिससे ये क्या करता है, नाक की जो कोमल परत है उसको ये उत्तेजित करता है, यानी उसको ये खुजलाता है, ऐसे कह सकते हैं, उसे खुजलाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हम क्या करते हैं, छींक देते हैं या हमें छींक आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर कर लेंगे। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि 3 परख नलियां लीजिए, यानी 3 जो परख नली होता है जांच करने वाली, वो आपको लेना है। प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर दीजिए, यानी प्रत्येक नली को क्या कीजिए, पानी से भर दीजिए 3/4 भाग। इन्हें ए बी सी द्वारा चिन्हित कर दीजिए, यानी इसे नाम दे दीजिए ए बी और सी। परख नली ए में एक घोंघा रख दीजिए। घोंघा आपने देखा होगा, ये आपको धान के दिनों में या वर्षा ऋतु में आपको देखने को मिलता है। तो ये घोंघा को रख दीजिए, और परख नली बी में कोई जलीय पादप रख दीजिए। परख नली में ए में घोंघा रखिए और बी में आपको कोई जलीय पादप रखना है, और सी में एक घोंघा और पादप दोनों को रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, ये आपको बताना है। तो उत्तर लिखेंगे कि परख नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, क्योंकि अन्य परख नलियों में कार्बन डाइऑक्साइड को जलीय पादप अवशोषित कर लेंगे। तो हमने आपको यहाँ पे समझाया कि कौन से परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगी। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो परख नली बी में जलीय पादप है, परख नली सी में घोंघा और पादप दोनों है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो परख नली ए में सिर्फ घोंघा है, तो घोंघा क्या करेगा, कम करेगा, और इन दोनों में 2-2 चीजें हैं, तो इस वजह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके यानी किसके द्वारा तिलचट्टा के शरीर में प्रवेश करती है, क्या फेफड़ों के द्वारा, क्लोमों के द्वारा, श्वास रंध्रों के द्वारा, या त्वचा के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, श्वास रंध्रों के द्वारा। अगर हम फेफड़ा की बात करें तो हम मनुष्यों में पाया जाता है और मेंढकों में भी देखने को मिलता है। अगर क्लोमों की बात करें तो इसका एक और नाम होता है गिल्स, जो मछली में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है ख, जिसमें कहा गया है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होता है वह है, यानी वह कौन से पदार्थ है जिसके कारण हमारी टांगों में दर्द होता है या ऐंठन महसूस होता है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो लैक्टिक अम्ल है, क्या वो अल्कोहल है, या जल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है या ऐंठन होने लगता है। अगला क्वेश्चन आता है ग, जिसमें कहा गया है कि किसी समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, यानी एक जवान व्यक्ति सोने के अवस्था में जब वो सोता है तो उसकी श्वसन की दर औसत कितना होता है। क्या वो 9 से 12 प्रति मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 9 से 12 बार सांस लेता है, बी 15 से 18 बार सांस लेता है, सी 21 से 24 बार 1 मिनट में सांस लेता है, और डी 30 से 33 बार सांस लेता है। तो जब आदमी सो रहा होता है, जब वयस्क सो रहा होता है, तो ये 15 से 18 बार क्या करता है, सांस लेता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन आता है घ, जिसमें कहा गया है कि उच्च वसन के समय पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, या बिल्कुल गति नहीं करती। तो ये आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन 2, यानी नीचे की ओर गति करती है। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, जिसमें कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करना है। जैसे कि एक तरफ दिया है एस्ट और डायफ्राम, और एक तरफ दिया है केचुआ, क्लोम, त्वचा, पतियां, मछली, मेढक।
और इधर आपको मिलान करना है। तो देखिए ईस्ट क्या है, तो ईस्ट में आपका जो होगा ये आपका एल्कोहल, यानी एल्कोहल के निर्माण में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ईस्ट है अवायवीय श्वसन को दर्शाता है, इसको दर्शाता है, अवायवीय श्वसन को दर्शाता है। फिर डायफ्राम की बात करें, मध्य पट जिसे कहा जाता है, ये आपके वक्ष गुहा में स्थित होता है। त्वचा की बात करें तो त्वचा से कौन सांस लेता है? ये आपका जो केचुआ होता है, ठीक है, वो लेता है त्वचा से सांस। पत्तियां, तो पत्तियां क्या है? पत्तियां अपने रंध्र के माध्यम से श्वसन की क्रिया करती है। मछली की बात करें तो मछली क्लोम या गिल्स के द्वारा क्या करता है? सांस को लेता है। और मेढक फेफड़ा और त्वचा दोनों से सांस लेता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने सारे प्रश्नों को मिलान कर दिया। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके मिलान कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, जिसमें कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य है, यानी सत्य और असत्य, सही और गलत बताना है। जिसमें क क्वेश्चन कहा है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, तो बिल्कुल गलत है। अत्यधिक जब व्यायाम करेंगे तो आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा की आवश्यकता ऑक्सीजन की पूर्ति के द्वारा संपन्न होगी। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? गलत। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है, श्वसन दिन में भी होता है और रात में भी होता है। इसका ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य। मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये मेढक जो होता है अपनी त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी श्वसन करता है। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। मछलियों में श्वसन के लिए गिल्स या क्लोम होते हैं। अंतःश्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अंतःश्वसन यानी जब आप सांस अंदर लेंगे तो वक्ष गुहा फैलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने सारे प्रश्नों का उत्तर करा दिया। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको थोड़ा सा समझना है। इसमें कहा गया है कि एक पहेली दी गई है और प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। यानी किससे संबंधित दिए गए हैं? तो ये श्वसन से संबंधित दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर, नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम लिखिए और इन शब्दों के लिए संकेत नीचे दिए गए हैं। यानी इन शब्दों के लिए आपको प्रश्न दिए गए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास प्रश्न रहा कि कीटों की जो वायु नलियां हैं इसे क्या कहा जाता है? तो कीटों की जो वायु नलियां हैं इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है, पहला देखेंगे तो ये श्वास प्रणाल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? श्वास प्रणाल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना को क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग नाम देंगे पसलियां। जो वक्ष गुहा को घेरे रहता है उसका नाम देते हैं पसलियां। फिर उसके बाद है 3rd नंबर, जिसमें कहा गया है कि वक्ष गुहा के पेशीय तल को क्या कहेंगे? तो वक्ष गुहा के जो पेशीय तल होगा उसे डायफ्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायफ्राम। तो देखिए आप यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट का हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपका सेकेंड का हो गया, ये आपका 3rd का हो गया। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आप देखें 4 नंबर कि पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होता है। तो पत्ती की सतह पे जो सूक्ष्म छिद्र होता है उसे रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र। तो आप इसको 4 नंबर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आगे 5 नंबर में कि कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? अगर आप देखें, ठीक है, इसे आप अगर देखें देखिए हमने यहाँ पे 4 तक तो बता ही दिया था आपका, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहा गया है?
आप देखें यहाँ पे 5 नंबर में कि कीट के पार्श्व भाग के छोटे छिद्र को क्या कहेंगे। तो आप देखेंगे कि इसे छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है, इसे आप देखेंगे तो इसका नाम दिया जाता है श्वास रंध्र। क्या नाम दिया जाता है, श्वास रंध्र। तो ये आपका 5 नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 नंबर में ये होगा 6 नंबर का आंसर, ठीक है, ये 6 नंबर का आंसर हो जाएगा। फिर ये आपका 7 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 7 नंबर का हो जाएगा। और इसके बाद फिर एक 8 नंबर ईस्ट में चला जाएगा 8 नंबर में। और लास्ट का जो आखिरी 9 नंबर है वो आपका तिलचट्टा हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तिलचट्टा। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमने आपको यहाँ पे करा दिया। तो इसका आंसर आप उधर देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर लेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, या इसका हम पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, जिसमें कहा गया है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है। ऑप्शन ख में वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। ग में वहां वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है। और ऑप्शन घ पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। तो देखिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर इसलिए ले जाता है क्योंकि वहां पे उपलब्ध जो वायु की मात्रा होती है वो भूतल पे उपलब्ध मात्रा से कम होती है, तो इसलिए यहाँ पे वो सिलेंडर ले जाता है अपने साथ पर्वतों पे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।